कि दो ही रीडिंग्स थी, और एक विकिपीडिया की थी और एक ब्रिटानिका की थी। और अब तक तो खैर वैसे आप लोग ये सब मेरा ख्याल है, लेट्स से सुनते हैं आप लोग क्या कहते हैं। जी निदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मॉडर्निटी अब समझ आने लग गई है। जो स्टार्ट में हमने ओरिएंटेशन में आई थिंक एक रीडिंग की भी थी इसकी, जो ब्रिटानिका वाली है, अब वो सारा लिंक हो रहा है आज की रीडिंग्स के साथ। सो इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। सारे जो इन्फ्लुएंसेस है इसके अंदर, इनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीजन का इन्फ्लुएंस, और रेनेसांस से स्टार्ट जो लिया था, फिर साइंटिफिक मेथड ने जिस तरह से सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया, और पॉलिटिकल थॉट, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे फील्ड्स आए, और एक नया थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ थैंक्स टू फ्रांसिस बेकन और डेकार्ट एंड गैलीलियो एंड कोपर्निकस, और इन सारा का वो जो एक लीनियर है वो समझ आने लग गई है। एंड देन हाउ दैट लेड टू द करंट crisis and modernity. So it was quite interesting just seeing that whole links, everything just linking up. Though I think it's great. आपने पोस्ट मॉडर्निटी वाले भी पढ़ लिए? नहीं, मैंने सिर्फ मॉडर्निटी वाली पढ़ी, लेकिन उसमें मेंशन किया हुआ था पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। हम भी करते ही रहे। जी। और वो जो चॉम्स्की वाली जो थी ना, वो वीडियोस वो असल में पोस्ट मॉडर्निटी में दिखानी थी, मगर उसमें हम्म। वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था, तो इट सीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर द लास्ट कपल ऑफ क्लासेस। आई थिंक वो और फिट इन होगी। फिर कुछ चीजें जो चॉम्स्की ने बात की थी वो इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ था, विकिपीडिया के आर्टिकल में। लाइक ठीक है। एज ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ था कि द मॉडर्न पीरियड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज एज ऑफ आइडियोलॉजी, जिसमें मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड नाजी जर्मनी, ये सारे मूवमेंट्स स्टार्टेड बिकॉज ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ सही। नॉलेज एंड रैशनलाइजेशन। सो वो लिंक्स काफी नजर आ रहे थे चॉम्स्की के साथ। सो आई हाँ, वो थिंक दैट इज द गुड थिंग अबाउट द चॉम्स्की वीडियोस जो हमने चूज किए हैं, कि उसमें लिंक बहुत ही बड़ा क्लियरली नजर आता है, एनलाइटमेंट फिलोसफी का अहमियत जो है। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। एक्सीलेंट। हाँ जी सर, मैंने मॉडर्निटी वाली रीडिंग्स पढ़ी हैं। तो उससे एक तो पहले अब सारा हमने प्रोसेस पढ़ लिया था पूरा, तो उससे जाहिर है थोड़ा क्लियर हो गया। फिर उसका दोनों को अगर करें तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी क्लियर हो गया कि कैसे सोसाइटी जब ऑर्गेनाइजेशनल और नॉलेज एडवांसमेंट में आगे बढ़ती है तो उसी को ही मॉडर्निटी कहते हैं। फिर उसके साथ बाकी सारी टर्म्स वो सारी काफी कोरिलेट हो गई थी। और उनकी वेस्टर्न हिस्टोरियंस का भी इसमें था जिक्र, उसका भी पढ़ा कि मॉडर्न एरा जो बेसिकली वो कहते हैं कि शायद कॉलोनियल इन्वेशन के बाद जो है, और ग्लोबल एक्सपेंशनिज्म के जो तकरीबन 18 सेंचुरी और बड़ा प्रोलॉन्ग 19 सेंचुरी के बाद ही का कह रहे थे कि शुरू हुआ है। तो मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे ये समझ आ रहा था कि ये तो टर्म्स मसलन हमने ये वेस्टर्न से लेके जरा की है ना, तो प्री मॉडर्निटी के लोग क्या वो मॉडर्न नहीं थे? यानी ये मेरे बार बार जहन में आ रहा था। तो उसके अंदर मुझे यही आ रहा था कि जैसे हम अपनी अगर एग्जांपल ले लें अपने एरिया की, मोहनजोदड़ो का जो है तकरीबन 2600 BC, आई थिंक अगर मैं सही कह रही हूँ तो उस वक्त उसका हुआ था। और मतलब इतना वेल प्लान्ड, वाइड स्ट्रीट्स, मतलब उसकी वाटर सीवरेज, इवन अपने फ्लड में हम देख लें, क्योंकि मैं जरा फ्लड में काम कर रहे हैं इस एरिया में, तो इसलिए हमें होता है कि वहां पर नहीं ठहरा पानी, उनका सीवरेज इस कदर अभी भी वो काम कर रहा था। और जबकि सिंध में कितने कितने फीट तक गया कि मसलन आप अभी तक नहीं, वो वहीं पे खड़ा हुआ है। यानी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी क्या पता एडवांसमेंट के उस लेवल पे थे, मसलन उस वक्त कैसी होगी, क्या वो भी हाईली जाहिर स्किल्ड होंगे, उन्होंने जो इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया। बस यही बात आ रही थी। फिर इस तरह हिंदू अगर आप देखें उसकी मेथडॉल, उसकी
और जो हमने शुरू में कुछ कुछ पढ़ा भी था कि उनका भी वो जो रॉन्ग एंड राइट का कॉन्सेप्ट और वो रूपा नामा और मसलन इस तरह की आइडियोलॉजी कितनी वो आगे थे हमसे। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन भी जब आप पढ़ते हैं तो उनके भी जो थिंकर्स थे, मतलब मॉडर्न अभी तक जो लॉन्ग लिव्ड जो है वो चाइनीज है, मसलन अभी तक वो सिविलाइजेशन बाकी रही है, बाकी सारी जो है वो खत्म हो गई। बस ये मेरे जहन में थोड़ा सा आ रहा था, तो ये क्लियर होगा कि प्री जो हम कह रहे हैं पता नहीं वो शायद हमसे ज्यादा मॉडर्न थे। और पोस्ट की तो फिर अब बाद में बात होगी कि पोस्ट के बारे में तो यही था, बल्कि मैं एक पढ़ी रसल बैंक की उनकी थी बड़ी कि वी हैव ऑल लॉस्ट आवर चिल्ड्रन, जस्ट लुक एट देम फॉर गॉड्स सेक, वायलेंट इन द स्ट्रीट्स, कॉमेटाइज इन द मॉल्स। इसी तरह वो कहते हैं कि बिल्कुल ही narcotized in front of TV. In my lifetime, something terrible happened that took our children away from us. तो क्या वो हम मसलन वो मुझे उसकी वही जो हमारी थ्योरी बन रही थी कि किस तरह हम दूर होते गए हैं, तो फिर अब क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। यानी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हम पोस्ट मॉडर्निटी में ज्यादा फेस कर रहे हैं, कि इस मॉडर्निटी से जो प्रॉब्लम आए हैं शायद उसके जो एडवांटेजेस हैं वो मिड में उन्होंने ले लिए। इनिशियली तो हमने पढ़ा है ना कि मॉडर्निटी जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त बड़े प्रॉब्लम्स लोगों को आए, उनका लाइफ अर्बनाइजेशन जब उन्होंने बड़ी डिफिकल्टीज की, तो बीच में शायद वो थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निटी हम ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। बस यही मेरी कुछ बात थी जो मेरी थिंकिंग हो रही हाँ, थी। बड़े बड़े मतलब बहुत मजेदार बातें की हैं आपने और जायज है, और इसमें कुछ मैं भी कहना तो चाहूंगा। अब ये सोच रहा हूँ कि मैं कहूँ या कोई और अपनी बातों में इसको क्लियर कर लेगा। आपका सवाल ये है कि क्या पहले के लोगों ने जो एडवांसमेंट्स की थी तो वो मॉडर्न तो बज़ाहिर हो सकती हैं। असल बात जो है ना, जो प्रॉब्लम है इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि हम मॉडर्निटी को जाहिरी चीजों से नहीं नाप रहे, हम मॉडर्निटी को सोच को कह रहे हैं। तो आप देखिए ना, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं वो प्योरली सेक्युलर और मटेरियलिस्ट पैराडाइम में हुई है। तो वो इस करके इस जोन में यानी कि मटेरियल जोन में पिछली तमाम सिविलाइजेशन से आगे निकल गई। पिछली सिविलाइजेशन में एक बैलेंस था और वो हर चीज को, यानी कि ये नहीं कि उसमें जाती नहीं होती थी, जुल्म नहीं होता था, और ये कि जैसे आपने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती थी, तो नेचुरल है ना, अर्बनाइजेशन के साथ कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, और मगर पैमाना वो नहीं था। अब पैमाना ये है कि मटेरियल डेवलपमेंट ही पैमाना है मॉडर्निटी। पहला पैमाना जो हकीकत से जुड़ा हुआ था, हकीकत जो है वो जाहिर है अल्लाह ताला की जो कुतुब है उससे आती है या अल्लाह ताला से आती है। तो हकीकत हमें ये समझाती है कि जो रूह है उससे जब तक आप जुड़े रहेंगे तो आपकी जो जो मटेरियल डेवलपमेंट है ना उसमें भी कुछ असूल और कुछ चेक्स और बैलेंस होंगे। यहाँ हमने देखा कि कौन सा पीरियड था, इनलाइटनमेंट पीरियड में, तो हमने सोसाइटी को भी सेक्युलर आइडियाज के ऊपर ढालना शुरू कर दिया, पॉलिटिक्स की फिलोसफीज बनाई, मॉरल्स की फिलोसफीज बनाई। अब सारी ये इंसान की साख्ता थी, खुदा से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये एक सफर है रूह से मादे तक का। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे केओस बढ़ेगा, ये असूल है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई उन्होंने एस्ट्रोनॉमी नहीं कर ली, उन्होंने कई बड़ी जबरदस्त इजादात की, मगर एक लिमिट से आगे नहीं गए। यानी कि उन्होंने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं बनाए। मतलब है ये बड़ी एक इसमें गहरी चीजें भी हैं, इंशाल्लाह आगे जब बात होगी। अभी हम बाकियों की भी बात सुनते हैं। मुझे लगा कि इतना जवाब तो बनता है। जी सर, ये बात बनती है कोई? जी सोचते हैं इस पे। सोचें, और फिर भी कुछ सवाल हो तो अभी इस क्लास में मुझे लगता है गुफ्तगू ज्यादा होगी, तो फिर आप जरूर कीजिएगा सवाल। तो जी रजा, जी बिल्कुल। जी सबसे पहले तो माजरत मैं पिछले कुछ सेशंस नहीं दे सका। जो मॉडर्निटी वाला था उसमें जिस हद तक मैंने स्टडी कर पाया, एक तो ये कि ये इसमें से कुछ चीज़ें तो हम पहले इनिशियली भी इसमें स्टडी की थी, और वो
ऑब्वियसली बीच वाले सेशंस की वजह से उनकी सेंस काफ़ी ज़्यादा बनी। तो इसके अंदर वो एक बात जो जिसकी वजह से क्लैरिटी भी शायद ज़्यादा मज़ीद आई मुझे, वो ये थी कि साइंटिफिक मेथड का वो कह रहे हैं कि जो जो चीज़ एक्चुअली मतलब कुछ थिंकर्स के नज़दीक एक्चुअल जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है मॉडर्निस्ट पीरियड को, वो है कि साइंटिफिक मेथड जब आया है और इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट हुई है। तो उससे क्योंकि जाहिर है सोसाइटी मतलब सोशल वैल्यूज और सोशल थॉट्स वगैरह जो है उसके अंदर भी चेंजेस आई हैं। अब वो उसको उन्होंने मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर भी डिवाइड किया, जैसे रेनेसांस को वो अर्ली मॉडर्निज्म कह रहे हैं, फिर क्लासिक मॉडर्निज्म है, और फिर जो है मेरे ख्याल से लेट मॉडर्निज्म का वो कहते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली जो सोशल एटीट्यूड्स चेंज हुए हैं उसके अंदर चंद एक चीज़ें जो हमने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस करते रहे हैं कि इंडिविजुअलिज्म जो है बहुत ज़्यादा आई, कैपिटलिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो वही द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस जो कि बार बार आता है कि प्रोग्रेस फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस, और उसके अंदर वो जाहिर है उसमें मटेरियल प्रोग्रेस ही मुराद ली जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो है प्रोग्रेस का मेयार जो है कैपिटल जो है वो बन गया था। तो अभी भी जो आप बात डिस्कस कर रहे थे उससे भी मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये बातें ज़ाहिर पहले भी डिस्कस हुई हैं कि ये इन सारी जो टर्म्स हैं इन इनसे बड़ा एक ख़ास पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है। मतलब हम आमतौर पे उन्हें इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन इनके पीछे पूरे पूरे पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई बहुत मॉडर्न है या बहुत कोई कंट्री अगर बहुत डेवलप्ड है तो उसके पीछे बड़े मतलब फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम उसे सरसरी तौर पे कर रहे होते हैं लेकिन वो डेवलपमेंट से एग्जैक्टली क्या मुराद है, क्या सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। तो मेरे जहन में बहरहाल ये चीज़ें चल रही थी, तो मेरी तरफ से बस इतना ही। जी जी, बहुत खूब। निदा की बात से भी, आपकी बात से भी और समिया की बात से भी जो एक तसलसल है वो कायम रह रहा है आप लोगों की बातों में, आपकी समझ में कि ये कैसे लिंक्ड है पीछे तक। और बाकी जाहिर है सवाल जो है वो जेन्युइन है, जैसे समिया का जो सवाल था वो जेन्युइन है, ऐसे सवाल तो जाहिर है तो वो डिस्कशन में ही क्लियर हो सकते हैं। जी फारूक साहब, आप कैसे हैं? बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस असल में 3 दिन से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा था, अभी घंटा पहले वापस पहुंचा हूँ। और बहुत थोड़ा सा मैं बस सरसरी सा पढ़ सका, मतलब मॉडर्निटी का पढ़ा मैंने, और वो मुझे ऐसा लगा जिस तरह अब तक हमने जो कुछ पढ़ा था पिछले 5-6 हफ्ते में, उस सारे का सिंथेसिस या एक कल्मिनेशन टाइप चीज मुझे लगी वो, कि जहाँ सारी चीजें इकट्ठी हो गई और उनके रिजल्ट्स भी सामने आने लगे। और इसके अलावा मैंने सरसरी सा थोड़ा सा वो पढ़ना स्टार्ट किया था, एरिक फ्रॉम का जो प्रेफेस आपने शेयर किया हुआ है। ये आपने पहले भी बल्कि बुक शेयर नहीं की थी, आपने बुक शेयर की थी और मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। इतनी सेंस नहीं बनी थी उस वक्त, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एरिक फ्रॉम उसको जो पूरा जो हमने पिछले 5-6 हफ्ते में पढ़ा है, ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, और वो उसको सारी चीज को कर रहा है। तो मतलब ये कि वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हो गई, और ये एरिक फ्रॉम उसको सारे को एक तरह से सिंथेसाइज करके उसका नतीजा निकाल के दिखा रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ सका, मैं मतलब ये कि आपकी डिस्कशन से ही करूंगा, लेकिन ये मुझे बहुत चेंज नजर आई कि ये तो 6 हफ्ते में ही मुझे एरिक फ्रॉम का मन ही तब्दील हो गया एक्चुअली, मतलब बहुत मीनिंगफुल हो गया वो। अमेजिंग अमेजिंग, ये खैर मुझे सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि ये बात आपको बहुत अच्छा है। एक्सेलेंट। जी सायरा। सर जो अभी समिया ने बात की थी उस पे, इस जो आपने सेकंड थी मॉडर्निटी की रीडिंग, उसमें ये मेंशन मतलब कुछ उन्होंने इसी तरह बताया हुआ था कि जो मॉडर्निटी आ रही थी वो न्यू थॉट्स के लिए न्यू फॉर्मेट्स बना रहे थे, और एक ब्रेक था मॉडर्न और एंशिएंट के बीच में। और उन्होंने बीच में एक और एंड पे एक यूनिलीनियर आई थिंक थ्योरी एक बताई हुई है। आई थिंक वो हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने ये उसकी तरफ इशारा किया हुआ है कि पहले जो लोग थे वो जो उनको अब हमने मॉडर्न इंसान ने उनको सरपास करना है और उनको पुराना समझना है और अपने आप को नया समझना है। तो वो एक थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो रहा है इस वाले पीरियड में आके हमारा, कि अगर वो थे भी डेवलप तो हम उनको डेवलप नहीं कहेंगे, हम जो नई चीज़ आएगी और नए हम चीज़ें बनाएंगे वो डेवलप होंगी असल में।
और ह्यूमन कॉन्फिडेंस और परसेप्शन को हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब कि मशीन और ह्यूमन के जो हकूक हैं वो भी उन्होंने यकसा कर दिए हैं। तो बस यही मैंने इसमें कहना था कि वो ये उस तरफ इशारा हुआ हुआ है इसमें। अगर उसमें कुछ आगे लिंक्स दिए हुए थे, उसमें मैं गई थी तो उसमें वो स्पिरिचुअलिटी और वो सारी बातें थी उसमें, तो हम अभी रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं पढ़ देता हूँ ताकि हाइलाइट्स, ताकि कंटिन्यूटी बनाने के लिए। क्वेश्चन नजर तैमूर आ रहे साहब हैं? थोड़ा सा टेक्स्ट को जरा सा वाइड कर दें प्लीज, हाँ जी, हाँ थोड़ा इतना। सा। और कैसे कर, पूरी स्क्रीन भरी हुई है। जी ठीक है, थैंक यू। 200% बढ़ा हुआ। आपने पिन नहीं किया? नहीं वो पिन किया हुआ है, असल में आज मैं मोबाइल पे क्लास अटेंड कर रहा हूँ इसलिए जरा, हाँ, लेकिन ठीक है नजर आ रहा है, थैंक यू। नया एक्सपीरियंस। मॉडर्न, ये हमने ना पहले सवा को पेज पहली क्लास में दिए थे आपको। इस दफा आप देख सकते हैं 8 पेजेस हैं, तो इसलिए उधर मकसद सिर्फ ये था कि ये वाकई एक चीज है और वेस्ट की अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में ये बिल्कुल एक कैटेगरी है। इस पे हमने बात की थी। मॉडर्निटी, a topic in the humanities and social sciences, is both a historical period, the modern era, and the ensemble of particular socio-cultural norms, attitudes, and practices that arose in the wake of the Renaissance. इस पे ये हम सब अब देख चुके हैं। रेनेसांस पहले आई थी बेस्ड ऑन क्लासिकल ग्रीस, बल्कि डीजेनरेट ग्रीस। फिर आगे चल के इन द एज ऑफ रीजन, ये तो ज़ाहिर है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद आता है। इन द एज ऑफ रीजन ऑफ 17th सेंचुरी थॉट, अच्छा नहीं उल्टा कह रहा हूँ, एज ऑफ रीजन पहले आता है, एंड द 18th सेंचुरी इनलाइटनमेंट, जिसका हमने खास, जो मुझे समझ आई थी बात, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट ही पढ़ रहा हूँ, कि जो रीजन की बालादस्ती एस्टेब्लिश हो जाती है कांट से, वो एज ऑफ रीजन हो गया। फिर उन्होंने ये जो भी एक कॉन्फिडेंस था इन रीजन, उसको फिर हर चीज पे लगाना शुरू किया, क्योंकि साइंटिफिक डेवलप वो मेथड आ चुका था पहले, वो पहले आया था इससे भी, एज ऑफ रीजन से पहले। तो उन्होंने कहा ये तो काम करता है, तो उसको फिर एक फलसफे की हैसियत दी गई कि बस यही है, इससे आगे नहीं जा सकती इंसान की अकल। जब ये भी हो गया कि अब इंसान दुनिया में ही है, तो फिर उन्होंने इस रीजन को इस्तेमाल करना शुरू किया पॉलिटिकल रेल्म में, मॉरल रेल्म में, गवर्नेंस में, सोसाइटी की तश्कील में, एजुकेशन में, ये सब हमने देखा। और ये असल में एक तरह से मॉडर्न बहुत सी चीजों की बुनियाद ये इनलाइटनमेंट पीरियड, मगर उसके ये तसलसल बनता है। ये बस मैंने आपसे बताना था। और ये जो अभी समिया ने बात की उसकी क्लैरिटी है कि मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि जो आज हो रहा है या जो डेवलप्ड है सच है, मतलब इसकी एक सोच है, लड़ी है सोच की। आगे चले जी। As an analytical concept, modernity is linked to philosophical and aesthetic modernism, political and intellectual currents that intersect with the enlightenment. यही हमने कहा ना कि इसकी जो ओवरऑल ब्रॉडर सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन हुई, चाहे एस्थेटिक्स हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो या इंटेलेक्चुअल, वो सब डेवलप हुआ एनलाइटनमेंट। उससे पहले तो रिलीजन की फिर भी से थी, यानी कि जिन्होंने साइंटिफिक मेथड बनाया वो खुदा को डिनाई नहीं करते थे, मगर बाद एनलाइटनमेंट वो काफी खुदा से दूर हो चुके थे। एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स सच एज एग्जिस्टेंशियलिज्म, मॉडर्न आर्ट, सोशल साइंस, मार्क्सिज्म भी उसी के अंदर है, गो के उसके वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके रिएक्शन में है, मगर उसका वर्ल्ड व्यू नहीं तब्दील होता। वो इनलाइटनमेंट की किसी एक जहत को लेके जो निगलेक्ट हो गई थी आगे चल जाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं इन चीजों रैशनलिज्म और इनलाइटनमेंट को नहीं रिजेक्ट करता, मगर उसकी जो उसमें से नेगेटिव चीजें थी उसको करता है। फिर ये आ जाता है
social relations associated with the rise of capitalism and shifts in attitudes associated with secularization, liberalization, modernization, and post-industrial life. The modern era is closely associated with, ये फिर आगे चलते हैं, is closely associated with the development of individualism. देखिए ना जी, ये एनलाइटनमेंट ने इसको बहुत बढ़ावा दिया. कैपिटलिज्म, जाहिर है जब साइंस ने काम करना शुरू किया तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की बुनियाद बना. और फिर जब इंडस्ट्रियलिज्म आया तो 80-85% इंग्लैंड, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड में आया, गांव खाली हो गए बाकायदा. 80-85% लोग शहरों में शिफ्ट हो गए. एक नया एक्सपीरियंस था इंसानियत की. तो अर्बनाइजेशन ये हर जगह हुआ, जहां जहां पाकिस्तान में भी हुआ. एंड द बिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस. Wars and other perceived problems of this era, many of which come from the effects of rapid change and the connected loss of strength of traditional religious and ethical norms, have led to many reactions against modern development. दूसरा, अगर ये प्रोग्रेस कांस्टेंट होती रहेगी, इसको लोगों ने पोस्ट मॉडर्न एरा में क्रिटिसाइज किया, जैसे आप पढ़ेंगे या कुछ लोगों ने पढ़ लिया है एरिक फ्रॉम वाली बात. और इनफैक्ट हमने एरिक जो अपना है चॉम्स्की में भी देखा कि वो ये कह रहा है कि एडम स्मिथ भी ये नहीं कह रहा था. वो कह रहा था इस तरह से डेवलपमेंट करोगे डिवीजन ऑफ लेबर की तो बहुत जुल्म करोगे. हमने वो उस पर नहीं, मतलब क्योंकि वो ग्रीड और कोई वो तो खत्म हो गए ना, जो मॉरल रुकावटें थी. उसका ख्याल था कि मॉरल रुकावटें रोक देंगे इंसान को. कॉलोनियलिज्म ही ना होता कि सिर्फ जब ग्रीड की बात आई तो फिर कोई भी हद नहीं थी, लोगों को उन्होंने जुल्म भी किए सारा. ये कॉलोनियलिज्म का जो भी क्रिटिक हुई पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में, ये हम छोड़ देते हैं आगे, ये भी नहीं चाहिए. बस मेरे ख्याल से ये इसमें तो बाकी अब बस इतना ही सही लिया था. ये डिटेल्स हैं, इसमें नहीं जानने की जरूरत. ये शायद इम्पोर्टेंट है. ये नया डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी. ये कैसे हुआ? ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्निटी. The term most generally refers to the social conditions, processes, and discourses consequent to the age of enlightenment. A shorthand term for modern society or industrial civilization. A certain set of attitudes, complex economic institutions, certain range of political institutions. As a result of these characteristics, modernity is vastly more dynamic than any previous type of social order. Technically ज्यादा है कॉम्प्लेक्स. ये खैर सोशल वाली बात है. ये फिर जो है ना एरिक फ्रॉम, जिसपे क्योंकि वो असल में साइकोलॉजिस्ट था एरिक फ्रॉम. मॉडर्निटी जो है needs to be defined much more fundamentally in terms of different ways of being. तो जो उसकी किताब है उसमें यही है. किताब का नाम ही है टू हैव और टू बी. उसकी मिसाल है कि टू हैव फन एक सतही चीज है एंड टू बी हैप्पी एक गहरी चीज. तो ये कहता है जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है वो हैविंग की तरफ जा रही है और बीइंग कमजोर होती जा रही है. मार्क्स ने भी ये क्रिटिसिज्म किया है कि तुमने कहा है कि बंदे की जो वैल्यू मैनहुड या जो भी ऐसी वैल्यूज है वो चीजों से बनती है. मेरे पास एक गाड़ी होगी जैगवार तो मैं बड़ा मैनली हो जाऊंगा. कहते ऐसे नहीं है, वैल्यू तो तुम्हारे अंदर है. तो ये उसकी अच्छी क्रिटिक थी कैपिटलिज्म की. This means that modernity overlays earlier formations of traditional and customary life without necessarily replacing them. ये तो एक और एस्पेक्ट है. इससे एक और इसमें खास फिलोसॉफिकली क्या बात है इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में, द लॉस ऑफ सर्टेनिटी एंड द रियलाइजेशन दैट सर्टेनिटी कैन नेवर बी एस्टैब्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल. ये कांट ने इसकी बुनियादें डाली और बाकियों ने भी इसको. अब आ जाता है मार्क्स.
ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं जो हाईलाइट है वो पढ़ रहा हूँ. The fundamental impulse to modernity is rather industrialism accompanied by the new scientific forces. In the work of Max Weber, modernity is closely associated with the processes of rationalization and disenchantment of the world. Processes of rationalization as progress for the sake of progress may in many cases have what critical theory says is a negative and dehumanizing effect on modern society. तो ये भी इम्पोर्टेंट है जी, इस पे मैं सलाह में चलो देख लेते हैं हाईलाइट्स. इसका बहुत बड़ा मॉडर्निटी का जो चीज है वो है सेक्युलराइजेशन, खुद ब खुद हो जाती है सोसाइटी की. मॉडर्निटी और द मॉडर्न एज इज टिपिकली डिफाइंड एज पोस्ट ट्रेडिशनल. लोग कहते हैं ट्रेडिशनल क्या है, ये बाकायदा ये टर्मिनोलॉजी है, लोग समझते हैं हम मतलब वेस्ट में या एकेडमिक्स में. ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है. सेंट्रल टू मॉडर्निटी इज इमेंसिपेशन फ्रॉम रिलीजन. रिलीजन से छुटकारा. ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी ना एक रिएक्शन था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बड़े मसले हो चुके थे चर्च में, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, सेक्युलराइजेशन. इट ऑल स्टार्टेड विद डेकार्ट. अब आपको समझ आएगी कि सबसे पहले मैंने डेकार्ट पे इतना क्यों जोर दिया था, और उसके मेथड की बुनियाद ही शक थी. उससे क्या हुआ, हक या ट्रूथ का कॉन्सेप्ट ही हिल गया, और वो खुदा उसका बेसिस नहीं था मगर इंसान की अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट थी कि सच हक क्या है. उसने कहा बस मेरा होना हक है, और मेरे पास दिमाग है, ये भी मुझे पता है. साइंस में क्या हुआ, इन द 16th and 17th century, Copernicus, Kepler, Galileo and others developed a new approach to physics and astronomy. ये समिया साहबा, ये भी आपके लिए जवाब है कि ये जो नई साइंस डेवलप हुई इसकी बुनियाद बहुत फर्क थी. इंसान को ज्यादा अक्लमंद तो नहीं हुआ, पहले जितना था उतना ही था, मगर इसलिए उसने पहले भी चीजें बनाई, मगर इनमें एक बाकायदा फर्क था. इसमें वो जो है उसको हकीकत से नहीं जोड़ पा रहे थे, which changed the way people came to think about many things. बस ये है मेरा ख्याल है. ये पॉइंट्स में आखिर में डिफाइन किया, ये भी इंटरेस्टिंग है. बहुत सी चीजें हम पढ़ चुके हैं. ये भी बड़ा मजेदार एक इसका साइन है कि मार्क्ड एंड डिफाइंड बाय एन ऑब्सेशन विद एविडेंस. हर चीज पे कहते हैं जी इसकी एविडेंस लाओ. अगर फिजिकल एविडेंस नहीं है तो हम बिलीव नहीं करेंगे इस चीज में. हर चीज को क्वेश्चन करते हैं. फिर डेकार्ट की मीरास है. विजुअल कल्चर पे जोर है, पर्सनल विजिबिलिटी पे, ये तो फैशन वगैरह. Increasing movements of goods and capital, increased formal social organization, increased specialization, division of labor, increased level of excessive stratification in terms of social life, increased state of dehumanization. ये मैं अगली क्लास में आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, एक डॉक्यूमेंट्री का, जिसमें इस एस्पेक्ट पे ना बहुत ज्यादा उन्होंने हाईलाइट किया. और आज भी एक शायद छोटा सा क्लिप दिखाऊं. Man became a victim of the underlying circumstances presented by the modern. तो ये है जी. अब हम ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर 7:45 फिर से आते हैं. मैं एक चीज तो देख लूं, मुझे लग रहा है मिस हो गई. ये कौन सा कोई कमेंट हो तो प्लीज करें. ये देखो ना, स्टार्टिंग विद, ये इनलाइटनमेंट है. स्टार्टिंग विद थॉमस हॉब्स, अटेम्प्ट्स वर मेड टू यूज द मेथड्स ऑफ द न्यू मॉडर्न फिजिकल साइंसेस एज प्रपोज्ड बाय बेकन एंड डेकार्ट. ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी. इनलाइटनमेंट में इन और लोगों ने अप्लाइड टू ह्यूमैनिटी एंड पॉलिटिक्स, जो मैं कह रहा था, साइंटिफिक मेथड को ना और एक्सपैंड किया. ये इसके फेजेस हैं, आप बिल्कुल देखिए. आप अभी जिक्र भी हुआ था, रजा ने किया नहीं. हाँ.
ठीक हो गया मेरा ख्याल है। आई थिंक इसको हमने काफी कवर कर लिया, आपने उम्मीद है पढ़ भी लिया होगा। जी, नौशीन से हम नहीं सुन सके, तो अब अगला जो सेशन से स्टार्ट होगा 7:45, फिर अब आपसे सुनेंगे। आप कह रही ना थोड़ा पढ़ा है, जी जी जी, ऑफ कोर्स बिल्कुल। वो मैंने सबसे सबसे दो जुमले सुन रहा था कि व्हाट दे गैदर्ड फ्रॉम इट। जी, मैं एक्चुअली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक्ड अबाउट, जो हम लोग डाइवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स की बात कर रहे हैं, एंड मॉडर्निटी इज बेसिकली जो is an homogenization of everything. So it's almost like rejecting everything, but only uniformity. अब वो यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ एक और टर्म which is apparent or method, वो है assimilation का, that you everything related into just everyone has to assimilate. जो जरा डाइवर्स अपनी चीज को अलग रख रहा है तो वो अदर हो गया, सो जो डोमिनेंट कल्चर है उससे वो निकल गया है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ये पैरेलल ड्रॉ होता हुआ यूं लग रहा है कि जैसे दी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन है, तो ह्यूमैनिटी की भी, कल्चर की भी एक तरह से प्रोडक्शन है। इट्स अ डिक्टेशन एंड देन एवरीवन हैज टू फॉलो दैट पर्टिकुलर सिस्टम। और उसमें जो सारी चीजें हैं विच इज relative या which is subjective या which is mixed of beliefs and systems, उस सारे को under secularization उस सारे को एक तरह से आपने साइड पे रख दिए। अब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई वाज रीडिंग अनदर थिंग जो उसके साथ मैं कनेक्ट यहाँ पे करूंगी। इधर जो वो नीची की बात कर रहे थे कि नीची वाज बेसिकली, आई एम गोइंग टू रीड दिस, he was talking about modernity is typified by crisis in the system of morality. And ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज थी। मैं एक और स्टडी पढ़ रही थी and I was reading about education, तो उसमें बात हो रही थी ग्लोबल एजुकेशन की। and global education, as we all know, is about standardization. So everything has to become according to a standard, because आपने अगर पार्टिसिपेट करना है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो आपको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने यूथ को एजुकेट करना है, वरना आप उस इकोनॉमी का पार्ट नहीं बन सकते। तो द होल कनेक्शन ऑफ एजुकेशन विद इकोनॉमी, meaning you're only getting educated because you will become a part of the workforce, even in this contemporary world. तो उसमें मुझे, जो मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें बड़े मजे की मुझे एक बात नजर आई, and I'm going to read it. वो ये था कि it is interesting to note that scholars and organizations, in defining the field, which was the education, did not delve more deeply into the moral obligations individuals have towards their fellow human beings across the earth. तो मीनिंग जो ग्लोबल एजुकेशन है उसमें मोरालिटी को उन्होंने साइड पे निकाल दिया। एंड दिस इज वेयर आई फेल्ट कि जो नीची का कनेक्शन था विद मोरालिटी, वेयर ही सेइंग कि हमारे द मॉडर्न सिस्टम की जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस ही इस वजह से है बिकॉज आपने मोरालिटी को साइडलाइन कर दिया। एंड एक और जो चीज थी विच इज, जो कि हम कॉन्स्टेंटली व्हेन वी आर लुकिंग इनटू नफ्स या व्हेन वी आर लुकिंग इनटू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड टेकिंग टाइम आउट, विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू मॉडर्निटी, उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जो कि इनका नीचे का द नेक्स्ट सेंटेंस वाज crisis in self-perception occur because of advancement in knowledge
and an uncritical embrace of the new technologies. So meaning आप उसमें self criticize कर ही नहीं रहे ना, आप self reflect ही नहीं कर रहे. तो जब आप self reflect नहीं कर रहे तो you are only going to criticize everything which is not according to your perception or doesn't suit you. तो उसके लिए आपने मोरालिटी को भी बाहर निकालना होता है because you have to take hard line decisions. और इसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और मैं स्टडी पढ़ रही थी, वो इसी से कनेक्ट हो रही है, तो मैं उसको उसमें एक चीज मेंशन कर दूं कि यूएस में every year international students pay for education, because अभी मैंने पहले बात की education as a consumer item, you're selling education. So वहाँ पे उस रिसर्च में ये था कि $11 billion annually are spent by international students, जो कि 55% हैं, and जिसमें से majority Asians हैं. So the chunk of money that we are giving them, and we are buying what is suitable for them. So we are paying them to use us as a force and train us for their own good. बिल्कुल आप ये एस्पेक्ट्स लिंक्ड भी हैं और ये बिल्कुल सही आपने लिंक किया है. हम रह रहे हैं उनके नताइज में ही रह रहे हैं, उसके ज़ाहिर फिलोसॉफिकल बेसिस तो है ना. As I was saying earlier also, it is a tree which is growing. जो उसका सीड है उसमें ट्री तो वही बनना है ना, बाकी उसके ही फल है ना. हम देखने इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो उस आइडिया के रिजल्टेंट से फल कैसे हैं. तो मैं कह रहा था कि जल्दी से हम ब्रिटानिका वाला भी देख लेते हैं. Modernity is the self-definition of a generation about its own technological innovation, governance, and socio-economics. To participate in modernity was to conceive of one's society as engaging in organizational and knowledge advances that make one's immediate predecessors, हमारे पहले जो हमसे गुजरे हैं, appear antiquated or at least surpassed. ये एक बुनियादी सोच है. 19th सेंचुरी इंडिया में भी आई सर सैयद इसको चैंपियन करते थे कि हम आगे जा रहे हैं. More specifically, modernity was associated with individual subjectivity, scientific explanation and rationalization. ये एक जुमले में उन्होंने खूजन बंद कर दिया modernity को. Individual subjectivity, scientific explanation and rationalization, a decline in emphasis on religious worldviews. Histories of Western Europe suggest that a modern era arrived at the end of colonial invasion and global expansion, which date to the 18th and early 19th centuries. Modernity in the West in the first half of the 20th century meant new formats for new thoughts. इसलिए हमने इसको एंड पे रखा है. पहले जो है वो एजेस के अलग अलग नाम है. अरे उसके सीड तो थे. पहले रेनेसांस थी, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, फिर एज ऑफ रीजन एनलाइटनमेंट थी, ऐसे करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप कह सकते हो, जो एक खास मायने में मॉडर्निटी इस्तेमाल होती है जो हमारी एज है. इसमें 20th सेंचुरी को भी खास मॉडर्न इसलिए मॉडर्न रखा है कि एक रीडिंग से ये मॉडर्निटी है 20th सेंचुरी की, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. सेकेंड हाफ में फिर पोस्ट मॉडर्निटी शुरू होने लगती है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स. The rationalization of processes led to schemes such as the intensification of division of labor. ये भी बहुत important sentence है. Many scholars of modernity agree that scientific methods serve neatly to mark a break between modern and ancient. तो basically ये समझा वाले सवाल का भी जवाब है कि scientific method as the sole criterion of truth बन गया ना. पहले ऐसे तो नहीं था.
और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, डिक्लाइन ऑफ प्री मॉडर्न बिलीव्स. To operate within modernity also meant to participate in the belief that one finds bold contrast between modern conceptions of the cosmos and the worldview of pre-modern or ancients. ये तो अभी नौशीन ने बात की है इस वाले सेंटेंस की. एक शब्द रह गया है, ये भी है मॉडर्न नेशन स्टेट्स वाली बात. ये क्या, इंडीड मॉडर्निटी वाज एसोसिएटेड विद द रैपिड पेस मूवमेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटल. वो अब हमारे टाइम्स में जिसको जिसको चॉम्स्की बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ये अब एज ऑफ नेशन स्टेट्स भी नहीं है बल्कि एज ऑफ कॉर्पोरेशन है. हम उनके गुलाम बन चुके हैं. बस इतना ही मेरे ख्याल काफी है. ये क्या लिखा है, ये फिर सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट है कि ये जो जिस तरह से हम कल्चर को देखते हैं वो भी बनाया गया है, वो फ्रेमवर्क, ये उसकी बात है. In the 18th and 19th centuries, the subject was viewed as linear phenomenon that describes the evolution of human behavior as a whole. ये प्रोग्रेस का एक मफरूजा बनाया गया कि सोसाइटीज भी इवॉल्व होती हैं, इंसानियत भी. इस करके 19th सेंचुरी में डार्विनियन इवोल्यूशन जो है ना उसने जड़ पकड़ ली, क्योंकि सोशली लोग ये समझ रहे थे कि अब हम वाकई कहीं आगे पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन. इसके ये एक जो उन्होंने मटेरियल डेवलपमेंट की थी उसको उन्होंने कहा हर फील्ड में ऐसे ही होता है. तो ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके फ्रेमवर्क में ये एंथ्रोपोलॉजी वगैरह भी देखते रहे कि पहले आदमी प्रिमिटिव था अब एडवांस हो गया. ये हम सब के ना ये फेथ का हिस्सा बन गया मॉडर्न आदमी के, सोचे बगैर. तो ये उस हवाले से इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये आप खुद देख सकते हैं. मगर फिर जाहिर है इसको फिर लोग पोस्ट मॉडर्न टाइम में इसको फिर लोगों ने चैलेंज किया कि नहीं ऐसे तो नहीं है, उसमें भी वैल्यू है. तो इसमें ये रिएक्शन और वो तो होता रहता है, एक्शन रिएक्शन. खैर ये जरा सा बिसाइड्स द पॉइंट हो जाएगा. इसको बस मैंने इसका एसेंस आपको बता दी कि बहुत सी जो मेथड्स ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है ना, रैशनली कैटेगराइज करना, टाइपोलॉजीज बनाना, ये सोशल साइंसेज में आज तक है और ये साइंटिफिक मेथड ही का एप्लीकेशन है. तो ये तो डिटेल्स हैं. अब मेरे ख्याल है वो तो हमारा मकसद नहीं है डिटेल में जाना. अब अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 क्लिप्स दिखाता हूं. 1936 की चार्ली चैपलिन की मूवी है, वो आप बाद में खुद पूरी देखना, जो इन सेंस क्रिटिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की. और वो है, उसका नाम है द मॉडर्न टाइम्स है. तो उसके 2 क्लिप्स दिखाता हूं जस्ट टू गिव एन आइडिया ऑफ द फिल्म. मुझे बड़ी अप्रोप्रिएट लगा इस सारे डिस्कशन में कि अब हम 20th सेंचुरी में आ गए हैं. 20th सेंचुरी अपने बारे में क्या कहते हैं. अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है. हाँ, इस फिल्म का नाम है का नाम मॉडर्न टाइम्स. इसका ये एक सीन है फैक्ट्री का, ये दिखाता हूँ. फिर एक पूरी फिल्म पे जैसे इश्तिहार नहीं होता फिल्म का, वो तो बहुत छोटा सा है, वो इसके बाद दिखाऊंगा, फिर डिस्कशन कर सकते. जी स्क्रीन शेयर होगी. जी सर हो गई. Section 5, give it a limit.
Section 5, speed her up, 401. Attention foreman. Trouble on bench 5, check under the hydrant. Dust coming through loose on bench 5, attention foreman. Back. Section 5, more speed, 470. Section 5, more speed, 47. Back. Section 5, more speed, 47. हाँ जी, any comments? बहुत अच्छी सिलेक्शन थी, बहुत अच्छी, और मतलब लाइट भी थी और बड़ी टू द पॉइंट भी थी। ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, इस मूवी का नाम भी बड़ा अच्छा है। जी यही मुझे तो इतना आइडिया नहीं था कि इसका काम काफी सोशली रिस्पॉन्सिव और बड़ा क्रिटिकल होता था। है कि देखने में तो फनी है मगर उसके अंदर बड़ा सीरियस मौजूआत हैं मॉडर्न लाइफ पे, तो ये हाँ बिल्कुल देखने वाली है। जी रजा। मुझे देख के एक चीज ध्यान में आ रही थी। कुछ दिन पहले एक डिस्कशन में पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था कि अर्निंग अ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है
वो बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि आपने मतलब आपका लिविंग जो है वो प्योरली डिपेंडेंट है आपकी कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर। तो मुझे वो देख के बस वो चीज ज़हन में आ रही थी, तो लाजमी इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सही बात है। कमर्शियल एक्टिविटी से आपकी जिंदगी का बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। शायरा, ये सर इसमें ऐसे दिखाया हुआ था कि जो बाकी लोग थे वो सब मशीन का पार्ट ही बने हुए थे जो उस पे काम कर रहे थे, और ही वाज ट्राइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट। उसमें हाँ ह्यूमन एलिमेंट लेके आ रहे थे वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एग्जैक्टली, जबरदस्त। जी नौशीन। आई थॉट कि मुझे बहुत जरा मेटाफोरिकल एक वो सिंबॉलिक एक चीज लग रही थी कि whenever he wanted them to leave him, so he would switch on the assembly line और वो वापस they would get into the grind of producing। और बिल्कुल आजकल यही हो रहा है कि people are not ready to even miss a minute जिसमें उन्हें पता है कि हम we are going to lose or not be able to make money। so वो मुझे एक बहुत ही डीपली हर चीज में ना एक है, वो मेटाफोर है, यही लगा है। छोटी छोटी चीजों में भी मेटाफोर है, मतलब कि देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी समीर। इस समय उसकी जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो इसमें था कि उसका एक स्क्रू का था, तो हर चीज में वो स्क्रू ही किए जा रहा है और बस मतलब जहां जा रहा है वो स्क्रू, वो एक चीज थी। तो यही जो लेट मॉडर्निटी का भी था जो बात की, उसमें न्यू जो आर्ट जो बेसिकली उन्होंने भी जिक्र किया था कि इस तरह की फिल्म्स और प्रोड्यूस, यानी उनका मतलब उनके पीछे कितना स्ट्रांग होता था, मैसेज होता था। मुझे उसका ये बड़ा अच्छा लगा इसका। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। एक आइडियलिज्म फिर भी था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में, बाद में भी मगर कम होता जा रहा है आइडियलिज्म टाइम के साथ। ये निदा। जी, ये जो चीज़ है ये मुझे अभी भी रेलेवेंट लगती है, हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को शोकेस किया गया है लेकिन अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से दुनिया में नज़र आ रहा है। इतना वो असेंबली लाइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो कॉन्सेप्ट है जो रज़ा भी बता रहा था कि आपकी अर्निंग जो है, यू हैव टू अर्न योर लिविंग एंड it's all based on that concept of your value tied to your job and how much you for the hour। and मुझे तो पता है, मैं यूएस में काफी टाइम रही हूँ, तो काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मैंने लाइव देखे हुए हैं एंड इट्स जस्ट एक्सेप्टेड एज नॉर्म। अगर आप इसको क्वेश्चन करते हैं तो आप ही पागल हैं। एग्जैक्टली, जैसे वो पागल लग रहा था ना उन लोग। बिल्कुल सही बात है। हम सारे पागल हैं यहाँ पे, क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड को। सोहेल, आप इस काबिल हैं कि कोई बात करें या नहीं कर सकते? तो अब ये है कि पहले यहाँ खत्म करते हैं। जी रजा, आप रह गए? मैं बस एक चीज ऐड करना चाह रहा था। आपने जो एरिक फ्रॉम की किताब दी ना, उसके बारे में पढ़ते हुए ना मुझे एक और किताब मिली जो शायद ये जो वीडियो आपने दिखाया है ना उससे रेलिवेंट होगी। वो उसी टाइम की है, कोई वेस्टर्न फिलोसफर ही है, जोसेफ पीपर्स, उनका काम है। उस किताब का नाम है लेजर द बेसिस ऑफ कल्चर, और उसके इसी कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो मॉडर्न कल्चर या मॉडर्न वर्ल्ड का ऑन वर्क, that's like directly contradictory to philosophy in its true sense। कि philosophy के लिए आपको जो the possibility of sitting down and doing contemplation है ना, वो वाली possibility modern world खत्म कर देती है, जहाँ बैठ के सोचना जो है वो contradictory हो जाता है आपकी वही जो concept है earning a living से। तो उन्होंने पूरा उस चीज को philosophical उस बेसिस पे किया है डिस्कस, लेकिन वो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। हाँ, समझ रहा हूँ। एक्सीलेंट। तो हाँ, ये तो काम तो बहुत हुआ है जिसका जब हम भी डिस्कवर कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो असल में एजुकेशन ऐसी ही होनी चाहिए ना। अब
एनीवे तो वन कीप्स लर्निंग। कौशल साहब कुछ कहना चाहेंगे मेरा क्लास वाइंड अप करें? बस मैं वही जो बात कर रहे थे रजा साहब के, आपके जब ये व्यू पॉइंट आ जाता है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है और आपकी जो अपना आपको समझना है वो सिर्फ आपकी कमर्शियल एक्टिविटी से है, हाँ तो आपका पूरा वर्ल्ड व्यू जो है उसी के इर्द गिर्द होता है। बेशक। इसी वक्त आपको, और इसमें मुझे वो आज हम अपने एक दोस्त के साथ अभी थोड़ी देर पहले कॉफी पी रहे थे, तो वो बड़ी मजेदार डिस्कशन हो रही थी। वो डिस्कशन कुछ इस किस्म की थी कि अगर आपको जिंदगी में होगा, अब एज ऐसी है कि एक्सपीरियंस जिंदगी के चलते रहते हैं, तो बात ये हो रही थी कि अगर आपको जिंदगी में कोई रबिंग हुई है, तो रेजिस्टेंस आई है और उससे आप थोड़ा सा पॉलिश हो गए हैं, हाँ और थोड़ी देर बाद आपको अंदाजा हो रहा है कि आप उसे, आपके पास चॉइस मिल गई है कि आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, कि आपने उसको जो रबिंग की वजह से जो तकलीफ हुई है उसको आप वापस कर सकते हैं। हम आपस में कॉफी पे हो रही थी कि क्या हम वो चूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या हम वो बेनिफिट, तो हम एक्सपीरियंस तो हमारे पास आ गया है, रबिंग की वजह से रबिंग की पेन थी वो भी पास्ट में चली गई है, अब थोड़ी चमक भी आ गई है, मगर क्या अब हम जो एक्सपीरियंस आ गया है हमारे पास, तो क्या हम वापस जाके उसको रिवर्स करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। वो उसके बाद ये निकला था कि एक्सपीरियंस, रबिंग के बगैर एक्सपीरियंस और रबिंग के साथ वाला एक्सपीरियंस, दोनों मुख्तलिफ आप में चेंजेस लेके आती हैं। जब आपको रबिंग पड़ जाती है और आप पॉलिश हो जाती है, तो आपके जो अगले डिसीजन होते हैं, जो आपका वर्ल्ड व्यू हो जाता है, वो मुख्तलिफ हो जाता है। फिर आप इन बेटर वे पोजीशन में आ जाते हैं कि क्या चीज आपके लिए प्रायोरिटीज में ऊपर होती है और क्या चीज नीचे होती है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जरूरी है कि कमर्शियल एक्टिविटी से देखना कि आपने क्या चीजें कमर्शियल एक्टिविटी से आपने आती है। मैं इस पे कमेंट एक कर दूं सर, जो आप बात करें, आई थिंक ये बहुत अप्रोप्रिएट है, खासतौर पे आजकल का जो वर्चुअल वर्ल्ड है, खासतौर पे जो बच्चे हैं और वो सेलफोन में जो स्क्रीन, वर्चुअल स्क्रीन में वो सारे एक्सपीरियंस देखते हैं, तो वो फील ये करते हैं कि वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। और ये जो वर्ड आप रबिंग का यूज कर रहे हैं, तो रबिंग के लिए कांटेक्ट important, physical contact and experience, it's basically an experience. So वो physical experience जो आपकी पूरी body and your mind and your heart and everything becomes a part of that experience. So उससे फिर आपकी एक experiential knowledge निकलती है, जो कि unfortunately with the virtual world, वो अगर उनके पास वो वर्चुअल नॉलेज आ भी रही है, तो बट बिकॉज वो स्क्रीन के पीछे से उनकी अपनी फिजिकलिटी और उनकी पूरी इमर्शन नहीं है, तो वो उनका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल फैंटेसाइज सा एक्सपीरियंस रह जाता है। तो उसमें वो मतलब कि वो रबिंग भी एक एक्चुअल रियलिटी में नहीं हो रहा होता है। सो ये बहुत ही, कम से कम मुझे आजकल इन फ्यू इयर्स ये जो जिस तरह से लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो सारे का सारा वर्चुअल हो रहा है, एंड दे आर फॉल्सली बिलीव कि हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें नॉलेज बहुत है। तो वो नॉलेज की भी जो इमर्जन है कंप्लीट, वो एक मुझे लग रहा है कि वो एक तरह से हम एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जा रहे हैं, जिसमें इंसान जो है वो एक विंडो के पीछे से ही सारी जिंदगी गुजार के फिर वो अल्लाह ताला से के पास चला जाएगा। सो सही बात जी, मैं उसमें सिर्फ एक लाइन का इजाफा कर दूं, जब मैं रबिंग की बात करता हूँ तो ये आइडिया उठाता हूँ मौलाना नून से ही, कि जब आपको जिंदगी की तकालीफ आती हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, और फिर कुछ देर बाद देखते हैं आप कि इस तकलीफ के बदले में मेरे सामने कुछ रियलिटीज खुल गई। तो उस वक्त आप वो जो रियलिटीज आपको मिली हैं वो उस तकालीफ की में से गुजरने के बाद मिली।
आसानी में से शायद आप उसकी सही तरह थोड़ी देर के लिए तो आप डिस्कशन की सेक के लिए तो आप मान लें कि ये अच्छी चीज़ है, नहीं अच्छी चीज़, और जब आप पूरे एक साइकिल में से गुजरते हैं तकालीफ से, तो फिर आपकी प्रायोरिटी मुख्तलिफ हो जाती है। इस तनाव में यानी दोनों बड़े सही है, वाइज बातें की हैं दोनों ने। और बिल्कुल ये ऐसे ही कुछ हो रहा है, बड़ा स्टार्कली सही है। इस पे तो आगे बात होती रहेगी। ट्रेडिशन में हम देखेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट ही इम्बॉडीड नॉलेज का है, लर्निंग थ्रू डूइंग, और उसको हर सतह पर उसका जो है सराहियत कर जाए। अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, सही कह रही जी। इधर इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर संडे को मुलाकात होती है।